चो हाँ जी सर, विजय साडा है मेरा नाम और हम कर रहे हैं चार्ट रिविजन। आज का टॉपिक है टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन। इसका पार्ट ऑफ द टॉपिक कैपिटल गेन में आता है और पार्ट ऑफ द टॉपिक कहाँ आता है सर? आपके असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में आता है। छोटा सा टॉपिक है पर हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको एग्जामिनर वाइड रेंज पे चेक कर सकता है। सबसे पहले अगर मान लीजिए कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो यहाँ पे जो सेक्शन है वो सेक्शन 46 अट्रैक्ट करता है और इसमें दो सब सेक्शन है 46(1) और 46(2). 46(1) कहता है अगर कंपनी लिक्विडेशन में है तो कंपनी के हाथ में ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। देयर विल बी नो कैपिटल गेन टू कंपनी ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अपॉन लिक्विडेशन टू शेयर होल्डर। सो कंपनी अगर लिक्विडेशन के अंदर में है, कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर देती है, किसको ट्रांसफर कर देती है सर? शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देती है। इस पे कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा एज पर सेक्शन 46(1). इस पे कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा एज पर सेक्शन 46(1). लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में क्या ट्रीटमेंट है? जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, एक जन को टैक्स देना है। अब यहाँ पे कंपनी नहीं दे रही लिक्विडेशन पे तो कौन देगा? शेयर होल्डर देगा। सेक्शन 222C IFOS चैप्टर का देखो, पढ़ने का मजा तब आता है जब आप इंटरलिंकिंग से पढ़ो। और मेरा फंडा तो हमेशा से ये रहा है कि पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। तो अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। कहां टैक्सेबल होगा? पहले IFOS के अंदर में सेक्शन 222C है। सेक्शन 222C डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है जो कहता है इफ अ शेयर होल्डर रिसीव्स अपॉन लिक्विडेशन कैपिटल एसेट देन टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। तो जितना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना अमाउंट क्या माना जाएगा? डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अब क्योंकि जब लिक्विडेशन होगा शेयर होल्डर को क्या मिल गया? पैसे की जगह एसेट मिल गए तो ये डीम्ड डिविडेंड बन गया। लेकिन एट द सेम टाइम उनका शेयर एक्सटिंग्विश भी होगा, मतलब उनको कैपिटल गेन भी आएगा। 46(2) बताता है कि शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन भी आएगा। आपके मन में एक सवाल जरूर आ चुका होगा कि सर क्या ये डबल टैक्सेशन है? नहीं नहीं, डबल टैक्सेशन नहीं है। रुकिए जरा, सब बताऊंगा बहुत अच्छे से, सुनना। क्या ये डबल टैक्सेशन है? नहीं सर, बिल्कुल डबल टैक्सेशन नहीं होने वाला। तो लॉ कहता है कि देखिए, क्योंकि एसेट के साथ जैसे आपको एसेट मिल रहा है वैसे ही आपका क्या हो रहा है? शेयर एक्सटिंग्विश हो रहा है। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, जो एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू था, इसमें से जितना आप डीम्ड डिविडेंड बोल करके टैक्स कर चुके हैं अंडर सेक्शन 222C, वो आपको क्या करना है? हटा देना है। यहां पे जो सेक्शन होना चाहिए दिस शुड बी 222C। बहुतों के चार्ट में ये करेक्ट होकर के आ भी गया है, राइट? सो ये जो सेक्शन है ये है 222C, बराबर है। शैल बी the value of consideration to compute capital gain in the hands of shareholder। तो अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए शेयर होल्डर को एक बिल्डिंग उठा करके दे दी, ठीक है? लिक्विडेशन में शेयर होल्डर को एक बिल्डिंग उठा करके दे दी। कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस था लेट्स से 10 लाख रुपीस। बिल्डिंग जो थी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 15 लाख रुपीस, बराबर है। अब 222C में कितना टैक्सेबल होगा? 222C में जो टैक्सेबल होगा वो होगा सर 10 लाख रुपीस, दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बिल्डिंग 15 लाख रुपए की थी लेकिन आपको 10 लाख रुपीस तक का अमाउंट डीम्ड डिविडेंड बोल करके टैक्स होगा 222C के तहत। अब 46(2) में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या रहेगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस जितना डीम्ड डिविडेंड आप मान चुके हैं। मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे कितना पकड़ा जाएगा? 5 लाख रुपीस पकड़ा जाएगा। दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड माइनस जितना आप डीम्ड डिविडेंड 222C में कवर कर चुके हैं। शैल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, शैल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और इस तरीके से डबल टैक्सेशन भी क्या होता है दोस्त? अवॉइड होता है। क्लियर है मालिक? अब आते हैं असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी से रिलेटेड पार्ट पे। सेक्शन है सेक्शन 178। ये वो सेक्शन है जो लिक्विडेशन में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है आज तक थियरी में। हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर में इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी रखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। Whenever a liquidator is appointed, it is the responsibility of liquidator that within 30 days he should communicate to AO having the officer who has jurisdiction over this particular company that he has been appointed as liquidator. Now after the appointment of liquidator, he has to communicate within 30 days. Now it is the responsibility of AO that he will consider the tax payable by the company and communicate to liquidator within 3 months from the date of the notice to him कि भैया कितनी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। जो भी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है इतना अमाउंट सेट असाइड करना पड़ेगा लिक्विडेटर को। अगर लिक्विडेटर इस तरीके से सेट असाइड नहीं करता तो ये लिक्विडेटर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। यस, सो अपॉन अपॉइंटमेंट लिक्विडेटर shall have a communication to AO within 30 days about his appointment. Shall have communication to AO within 30 days about his appointment. The AO shall within 3 months from the date of receipt of notice
notify liquidator about the amount to be set aside to meet the tax liability. If liquidator fail to set aside, he shall be personally liable with other liquidator if any. So एक से ज्यादा liquidator है तो दोनों की liability joint and several liability बन जाएगी. साथ साथ में पर्सनल लाइबिलिटी के साथ साथ में एक और चीज बोनस पॉइंट देता हूं, इसी के साथ साथ पेनल्टी भी लगती है, सॉरी आपको प्रोसिक्यूशन भी आता है अंडर सेक्शन 276A. इसी के साथ साथ प्रोसिक्यूशन भी आता है अप टू 2 इयर्स का सेक्शन 276A के तहत, राइट. सो लिक्विडेटर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनेगी बनेगी, साथ साथ में प्रोसिक्यूशन भी आ जाएगा. अब एक और चीज आती है सेक्शन 179. प्राइवेट कंपनी जब भी लिक्विडेशन होती है तो क्या होता है, प्राइवेट कंपनी जब भी लिक्विडेशन पे आती है, ऑल दोस पर्सन हु वेर द डायरेक्टर इन द प्रीवियस ईयर, वो सारे के सारे जॉइंट एंड सेवरली लायबल होते हैं एज पर सेक्शन 179. So if private company assets are not sufficient to meet the liability, every person who was a director shall be jointly and severally liable. अब इस पूरे टॉपिक में आपके लिए क्या पूछा जा सकता है, 46(1), 2, 222C ये तीनों पूछा जा सकता है. साथ में 178 को थ्योरी में सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है. तो लॉजिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये वाला पार्ट याद रखना और दूसरा 178 याद रखना, आपका टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन खत्म हो जाएगा. देखिए कितने आसानी से आपने पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया. ये चार्ट रिवीजन से ही संभव है और ये चार्ट्स आपको ekatvam.academy.com पे मिल जाएंगे बुक सेक्शन में सीए कॉलम में जाकर के या सीएमए कॉलम में जाकर के. साथ ही साथ आपकी कोई बात कहनी हो या मुझसे कम्युनिकेट करना हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी सीए विजय साडा नाम से मिल जाऊंगा, जहां पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स एंड अपडेट शेयर करते हैं. यस, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू. आप इस टॉपिक को एक बार वापस देख लेना, 10 मिनट में आपका टॉपिक खत्म है, आपको आ जाएगा मजा. ऑडियो रिवीजन जाकर के सुनना है, क्वेश्चन बैंक में इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है जो पास्ट एमआरपी आरटीपी के भी है, तो वो एक बार सॉल्व कर लेना, काम खत्म. साथ साथ में कैपिटल गेन टॉपिक में आपके मॉड्यूल में एरीज ट्यूब्स नाम का एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो भी सॉल्व कर लेना, आपको मजा आ जाएगा इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर. डन है मालिक, बाय बोलो बच्चों.